कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की जो हेडिंग है उसमें दो टर्म है, एक है हेल्थ और एक है डिजीज। इसको अच्छे से समझते हैं। तो जहां अपनी एनसीईआरटी में ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहां के इंट्रोडक्शन में हेल्थ के बारे में कुछ दे रखा है और वहां पर एक हाइपोथेसिस दे रखी है जिसे कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एक बहुत पुराना कंसेप्ट है जो ग्रीक्स ने दिया था, जिसमें एक थे हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया था। यहां पर ह्यूमर वर्ड का मतलब फ्लूइड्स है। अब ये हाइपोथेसिस क्या होती है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। मतलब हेल्थ जो है बॉडी और माइंड की एक स्टेट को डिनोट करता है। और कौन सी स्टेट को? वेयर देयर वॉज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, जिसमें क्या होता है बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उनके बीच में एक सर्टेन बैलेंस होगा। उस हेल्थ की मतलब उस माइंड की और बॉडी की स्टेट को अपन क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे। ऐसा मानना था हिपोक्रेट्स का और इस थ्योरी का नाम दिया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और कुछ ऐसा ही इंडियन आयुर्वेदा का भी मानना है, हालांकि थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, वो वात पित्त और कफ के हिसाब से समझाती है, लेकिन फिर भी लगभग यही थ्योरी किसकी थी? आयुर्वेदा की भी है। अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अ पर्सन विद ब्लैक बाइल। अब ब्लैक बाइल क्या होता है? इन जो हाइपोथेसिस वाले का जो था वो मानना था कि जो पर्सन बीमार होते हैं उनकी बॉडी में ब्लैक बाइल करके एक फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है, जिनकी वजह से उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और उन्हें फीवर हो जाता है। तो ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इसके अकॉर्डिंग फीवर होने का या हेल्थ के खराब होने का कारण क्या था? कि ब्लैक बाइल का बढ़ना। ठीक है, अगर आपको पूछे कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी थी तो हिपोक्रेट्स ने दी थी। और इसके हिसाब से कौन सा पर्सन जो है वो फीवर या बीमार हो सकता है या डिजीज हो सकती है जिसमें ब्लैक बाइल की अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी और वुड हैव फीवर। उससे क्या होगा? फीवर होगा। विलियम हार्वे ने इस थ्योरी को क्या किया? डिसअप्रूव किया। तो अगर आपको पूछे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव किया तो विलियम हार्वे ने। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में दे रखा कि विलियम हार्वे वो थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की है। तो कभी आपको पूछे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की तो किसने की है? विलियम हार्वे ने। तो ये अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वहां पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दे रखा है तो उसको अपन ने समझा। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है? तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO कहता है कि किसी पर्सन को अगर कोई बीमारी ना है तो उससे अपन हेल्थ नहीं कहेंगे। हेल्थ कुछ और है, इससे बढ़कर है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है खाली फिजिकल फिटनेस को हेल्थ नहीं कहते। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और अपने सराउंडिंग जो सोशली है उसके हिसाब से भी वो फिट होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्टेट को क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए और उससे कोई मेंटल ट्रॉमा हो तो उसे अपन हेल्दी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हेल्थ होने के लिए WHO के हिसाब से हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आगे लेते देखो, आगे अपनी बुक में लिखा हुआ है कि हेल्थ किस किस चीज से अफेक्ट हो सकती है। तो हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकती है। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो पर्सन में बाई बर्थ आते हैं। अपन ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोले तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखा था कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जो एक ऑर्गेनिज्म में बाई बर्थ आ सकती है, उन्हें क्या कह सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। और ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेकेंड है इन्फेक्शन। अपन को किसी पैथोजन से इन्फेक्शन हो जाए तो वो पैथोजन जो बीमारी या जो डिजीज फैलाएगा वो बीमारी अपन में हो सकती है। और सेकंड है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में अपना होता है कि अपन क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके से अपन अपनी लाइफ को जी रहे हैं। मतलब अपन थोड़े एक्टिव रह रहे हैं या नहीं रह रहे, ये सारी चीजें भी अपनी हेल्थ को डिसाइड करती है। अब हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए? तो बैलेंस डाइट लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में अपन को मिलेंगे, अपनी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो कोई इंफेक्शंस नहीं होगा।
रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी फिजिकली फिट रहेगी, योगा वगैरह करेंगे तो बॉडी मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहेगी, और वैक्सीनेशन, कोई अगर पर्टिकुलर बीमारी के लिए वैक्सीन है तो वो वैक्सीन ले लेंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। तो हेल्थ मेंटेन करने के ये तरीके। तो ये तो था अपने चैप्टर की पहली हेडिंग जो कि क्या थी, हेल्थ। अब लेते हैं चैप्टर की दूसरी हेडिंग जो कि बेसिकली क्या है, डिजीज। अब डिजीज जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस ईज। ईज का क्या मतलब होता है, कंफर्ट, और डिस का मतलब एब्सेंट होना। तो जब अपन कंफर्ट ना हो अपन को तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं। तो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड, जब अपनी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या फिर कोई सिस्टम बुरी तरीके से अफेक्ट हो, एडवर्सली मतलब खराब वे में अफेक्ट हो, विथ अ सर्टेन साइन और सिम्टम्स, जिसके साथ कुछ साइन और सिम्टम्स भी आए, देन वी हैव डिजीज, तब अपन को क्या होती है, कोई बीमारी होती है। ऐसे बीमारी अपन कह सकते हैं जो हेल्थी स्टेट होती है उससे किसी भी तरह का डेविएशन हो उसे अपन क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। अब डिजीज जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में जा सकती है, और नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में नहीं जा सकती, जैसे कि कोल्ड, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सारी बीमारियां, या जो बीमारी पैथोजन की वजह से होती है वो हेल्दी पर्सन से किसी और पर्सन में भी जा सकती है, उन्हें पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में भी जा सकती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि दूसरी केस होती है डीजेनरेटिव डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे मान लो मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से मेरे में कोई बीमारी है, तो वो बीमारी किसी और को मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी खुद की किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। या फिर कोई डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मेरी बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो गया है, तो वो भी किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कैंसर भी एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये अपने इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होता है, डिजीज के टाइप्स क्या होते हैं, वो अभी अपन ने देखे। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जो जो अपन आज के वीडियो में जो डिजीज करेंगे उनके पैथोजन की अपन एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उसको अपन पहले ही लर्न कर लेंगे। पहले अपन ये समझते हैं कि पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज फैलाते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। अब पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। तो एक तो दे रखी है अपने टाइफॉइड, एक दे रखी है न्यूमोनिया। इन दो का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। फिर अपनी बुक में 2-3 और नाम दे रखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसे डिजेंट्री, प्लेग और डिप्टीरिया। टाइफॉइड किसकी वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और न्यूमोनिया के 2 पैथोजन दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। डिजेंट्री जो है उसकी, प्लेग की और डिप्टीरिया के पैथोजन नहीं दे रखे, तो आप चाहे तो लर्न करें, वो आपकी इच्छा है। सिजेला डिजेंट्राई, ये डिजेंट्री का पैथोजन है। प्लेग का है यर्सीनिया पेस्टिस और डिप्टीरिया का है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टीरियाई। नेक्स्ट अपने जो अपन डिजीज करेंगे वो होगी वायरल डिजीज, और इसमें सिर्फ एक ही अपने यहाँ पर आज के वीडियो में करेंगे, कॉमन कोल्ड। हालांकि एड्स के बारे में भी है लेकिन वो अपन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है उसे कहते हैं राइनो वायरस। एड्स जो होता है वो HIV से फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो उनके नाम सेम ही है, डेंगू डेंगू वायरस की वजह से, चिकनगुनिया चिकनगुनिया वायरस की वजह से। इन दोनों ही के लिए जो वेक्टर होता है वो एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई। ये आप अच्छे से लर्न करें, ये मेरी बात याद रखें कि ये जो है पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर लें। देखो, मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है लेकिन वो फीमेल एनोफ्लीज होती है। और एक आपके दे रखी है एलिफेंटाइटिस जो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होती है। और जो डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जो है वो पॉक्स वायरस या वेरियोला वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलता है। फिर अपने करेंगे प्रोटोजुवन डिजीज जो प्रोटोजुआ की वजह से फैलती है। इसमें एक तो आपको याद रखनी है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये 3 जो है इनसे फैलती है।
अमीबाइसिस भी अपनी बुक में दे रखी है, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से स्प्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया उसका पैथोजन कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। फिर हेलमंथीज डिजीज है, इसमें 2 डिजीज अपनी बुक में दे रखी है, एस्केरियसिस जो एस्केरिस की वजह से होती है, एलिफेंटाइटिस जिसे फिलेरियसिस भी कहते हैं, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मेलाई, ये 2 इसके क्या है, पैथोजन है। फिर फंगल डिजीज में सिर्फ एक दे रखी है, रिंगवॉर्म, जो कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन फंगस के जीनस के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट डिजीज लेते हैं जो अपनी बुक में डिस्क्राइब की है, वो है टाइफॉइड। देखो हर डिजीज को अपन इन हेडिंग में स्टडी करेंगे, पैथोजन कि किसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, साइन और सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल सकता है कि ये बीमारी हो सकती है, डायग्नोसिस अगर उस बीमारी के लिए अगर बुक में कोई दे रखा है कि किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो देखेंगे, और ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं टाइफॉइड। तो टाइफॉइड होता किसकी वजह से, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी ये करके पैथोजन का नाम है जिसकी वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसफर, ये डिजीज कैसे फैलती है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, मतलब ऐसा फूड और वाटर जिसमें साल्मोनेला टाइफाई है उसके खाने की वजह से, उसे कंज्यूम करने की वजह से ये बीमारी फैल सकती है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला बुक में लिखा हुआ है कि सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब लगातार एक हाई फीवर रहेगा। बुक में लिखा हुआ है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर रह सकता है। वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकते हैं, और अगर इस बीमारी को टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो सीवियर केस में इंटेस्टाइन में परफोरेशन, मतलब पोर भी बन सकते हैं, छेद भी हो सकते हैं, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे पता कर सकते हैं कि टाइफॉइड डिजीज है, तो एक डॉक्टर पहले तो इन्हीं साइन और सिम्टम से गैस करता है कि शायद टाइफॉइड हो सकता है, उसे कंफर्म करता है किससे, वाइडल टेस्ट से, विडाल टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विडाल टेस्ट से क्या करता है, इसको कंफर्म करता है कि डिजीज कौन सी है, टाइफॉइड। ट्रीटमेंट, तो एंटीबायोटिक्स देंगे, उनसे इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। प्रिवेंशन मतलब पहले से कैसे रोका जाए, तो एक तो फूड का ध्यान रखें कि वो कॉन्टामिनेटेड ना हो, और दूसरा वैक्सीन होती है टाइफॉइड के लिए, TAB, तो इस वैक्सीन को लगाने की वजह से टाइफॉइड से बचा जा सकता है। एक एनसीईआरटी में टाइफॉइड से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा नोट दे रखा है, एक केस डिस्कस कर रखा है कि मैरी मेलोन करके एक जो थी, मतलब कुक थी, और वो टाइफाइड से सफर थी, तो वो क्या करती थी, खाना बनाकर सप्लाई करती थी। तो जब वो खाना सप्लाई करती थी तो उसके साथ कॉन्टामिनेटेड हो गया फूड, तो क्योंकि उसको खुद को टाइफाइड हो रखा था, तो उसने सालों साल बहुत सारे और लोगों में टाइफाइड को क्या किया, फैलाया। तो मैरी मेलोन, उसे निक नेम दिया गया था टाइफाइड मैरी, क्यों, क्योंकि उसने टाइफाइड फैलाया। She was a cook by profession and was typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. जो फूड वो बनाती थी उससे उसने फैलाया, और इसी वजह से टाइफाइड को मैरी मेलोन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपने किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। सेकेंड डिजीज जो लेते हैं वो है न्यूमोनिया, और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई की वजह से हो सकती है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, तो बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल रिलीज बाय पेशेंट। देखो जब कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें पर्सन छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, और वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी हेल्दी पर्सन में चली जाए तो उसमें भी बीमारी फैलाए, ऐसा इंफेक्शन कहलाता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इंफेक्शन से ये बीमारी एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में जा सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाएगा। अब जब एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाएगा तो एल्वियोलाई जो होती है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन कर नहीं पाएगी, जिससे अपन को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, फीवर आता है, चिल्स मतलब ठंड के साथ फीवर आता है, बहुत ठंड लगती है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं,
और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन के केस में जो नेल्स और लिप्स जो है वो ब्लूइश होने लगते हैं, पहले ग्रे होते हैं फिर ब्लू कलर के होने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब एल्वियोलाई काम नहीं करेगी तो अपनी बॉडी जो है प्रॉपर ऑक्सीजन इकट्ठा नहीं कर पा रही, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा और फिर वैसा ब्लड अपनी नेल से अपनी जो है लिप्स पे वो विजिबल होने लगेगा, तो वो ब्लूइश अपीयरेंस आएगी। ट्रीटमेंट क्या है? अगेन ये बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से इलाज कर सकते हैं। और प्रिवेंशन क्या है? निमोनिया के लिए भी वैक्सीन आता है, उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की डिजीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज लेते हैं अपन कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस की वजह से फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब जो पेशेंट जो होगा वो जब स्नीज करेगा या कफ करेगा, खांसेगा या छींकेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उसकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? नोज जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन लंग्स में कभी भी ये बीमारी के पैथोजन नहीं पहुंचते। यही वजह है कि बीमारी इतनी लेथल नहीं है। नेजल कंजेशन हो सकता है, मतलब नाक बंद हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ से, सोर थ्रोट मतलब गला बैठ सकता है, हॉर्नेस हो सकती है, दर्द हो सकता है, कफ खांसी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। और ये सारे सिम्टम्स जो है 3 से 7 दिन तक परसिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगे। तो ये इतनी लेथल बीमारी नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो, इसका कोई ट्रीटमेंट करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो सिम्प्टोटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए अपन को क्या दिया जा सकता है? ट्रीटमेंट। जैसे कफ हो रखी है तो खांसी कम करने के लिए ट्रीटमेंट दे देंगे, अगर नाक बंद हो गया तो नाक खोलने के लिए ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? इसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, बस जो ड्रॉपलेट्स है उनसे दूर रहिए या इन्फेक्शन से बचिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है अपने मलेरिया, और इसका अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में दे रखा है तो अच्छे से समझेंगे। पहले देखते हैं इसके पैथोजन कौन कौन से हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो इसका पैथोजन होता है, जो कि एक प्रोटोजुआ है, और इसकी 3 स्पीसीज अपन को याद रखनी है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और सबसे सीरियस और सबसे फैटल कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, आप इसे याद रखें, ये लास्ट वाली के लिए लिखा हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? ये मॉस्किटो से फैलती है। मॉस्किटो जब अपन को काटती है तो उसके वो काटने से पहले क्या करता है कि अपनी जो स्किन जो होती है उसमें नीडल डालता है और सलाइवा सिक्रेट करता है। इस सलाइवा में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ताकि जब ब्लड सक करे तो ब्लड बाहर आते समय कोगुलेट ना करे, क्लॉट ना बने। और उसी दौरान अगर उस फीमेल मॉस्किटो में पैथोजन पहले से हैं तो वो सलाइवा के साथ अपने अंदर चले जाएंगे। तो मॉस्किटो इस बीमारी को फैलाता है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? चिल्स, बोले तो ठंड लगती है, हाई फीवर आता है और थोड़ी थोड़ी देर से बार बार आता है। ठीक है, अपने आप ही सही होता है फिर वापस आता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? क्विनाइन करके एक एल्केलॉइड्स है जो इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और ये सिनकोना बार्क से निकाला जाता है। प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि ये बीमारी जो है मॉस्किटो से फैलती है तो अपन को क्या करना चाहिए? मॉस्किटो को कंट्रोल करना चाहिए, उनके ब्रीडिंग प्लेस को कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। मलेरिया के बारे में सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन है जिसे अभी अपन समझते हैं। तो देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप पेज नंबर 148 निकाल सकते हैं। उस पे जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम अभी अपन समझेंगे भी। अभी अपन पहले थ्योरी से समझते हैं फिर डायग्राम से समझेंगे। तो देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम भी अपनी बुक में है। तो प्लाज्मोडियम जो पैथोजन जो है वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ बिताता है, इसका मतलब डाइजेनेटिक्स शो करता है। 2 होस्ट होते हैं, एक तो होता है मॉस्किटो और एक होता है ह्यूमन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि स्पोरोजॉइट कहलाती है। जब एक मॉस्किटो जो कि पहले से इन्फेक्टेड है इस पैथोजन से, वो जब अपन को काटता है, बेसिकली काटती है क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज के काटने से ये फैलता है, तो वो सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट को अपने ब्लड में डाल देता है।
अब ये जो स्पोरोजॉइट जो होती है वो ब्लड से ट्रेवल करते हुए लीवर में जाती है, और लीवर में जाकर ये पैरासाइट क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और अपने नंबर बढ़ाता है। धीरे धीरे फिर लीवर की सेल मतलब फट जाती है और जो पैरासाइट है वो बाहर ब्लड में वापस रिलीज कर दिए जाएंगे। वहाँ से ये पैरासाइट जो है आरबीसी में चले जाते हैं। जब आरबीसी में जाते हैं तो वहाँ फूड कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब अब इसकी फीडिंग स्टेज आने वाली है। तो पहली स्टेज कौन सी थी, स्पोरोजॉइट, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज थी। अब इसकी फीडिंग स्टेज आएगी पैथोजन की, जो कि है ट्रोफोजॉइट। ये पैरासाइट क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसे कहते हैं हीमोजॉइन। और इस हीमोजॉइन की वजह से ही बार बार ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा फीवर आता है। आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग, मतलब जब आरबीसी में वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है तो ये पैरासाइट आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और क्या बनाता है, मीरोजॉइट। तो पहले था स्पोरोजॉइट, फिर बने ट्रोफोजॉइट और अब क्या बन रहे हैं, मीरोजॉइट। और जब मीरोजॉइट बनेंगे तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, मीरोजॉइट जो होंगे ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे। अब ये रिलीज जो मतलब मीरोजॉइट से ये किसी और आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो गैमिट में बदल जाते हैं, गैमिटोसाइट्स में बदल जाते हैं और सेक्सुअल स्टेज की तैयारी करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ह्यूमन में होता है। अब इसके बाद इस पर्सन को अगर कोई फीमेल एनाफ्लीज ब्लड सक करे तो ब्लड के साथ ये गैमेटोसाइट कहाँ चले जाएंगे, उस फीमेल एनाफ्लीज में चले जाएंगे, उसे भी इन्फेक्ट करेंगे और उसमें भी क्या करेंगे, अपना साइकिल का कुछ हिस्सा, जो उनकी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा है वो वहाँ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आगे अपन को लिखना है कि जब वो मॉस्किटो ब्लड सक करती है तो गैमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वहीं होगा, जनरली ये होता है स्टमक में, और फिर स्टमक से होते हुए ये पैरासाइट जो है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में कहाँ स्टोर किए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में। और यही वजह, जब ये मॉस्किटो किसी भी पर्सन को काटेगा और जब सैलाइवा सिक्रेट करेगा तो उसके साथ ये स्पोरोजॉइट भी उस पर्सन के अंदर चले जाएंगे और वापस यही साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैं आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 148 फिगर नंबर 8.1, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिखे तो आप बुक खोल लें ताकि बुक में आपको सही लेबलिंग समझ में आए। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो ही इस डायग्राम में भी दे रखा है। ये एक पर्सन है, ये मॉस्किटो इसे कट कर रहा है और कट करते समय क्या रिलीज कर देता है, स्पोरोजॉइट। फिर देखो ये लीवर में चले गए, लीवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं और वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके ट्रोफोजॉइट बनाएंगे। ये ट्रोफोजॉइट जो है आरबीसी में जाएंगे, वहाँ पर हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेंगे और फिर वहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और क्या बनाते हैं, मीरोजॉइट बनाते हैं। अब ये मीरोजॉइट या तो किसी और आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकती है या गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जब एक कोई दूसरा मॉस्किटो आए और इस ब्लड को सक करे तो गैमेटोसाइट उस ब्लड के साथ उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ पर मॉस्किटो की इंटेस्टाइन, स्पेशली कहाँ पर, स्टमक में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। फिर ये जो मतलब सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं, स्पोरोजॉइट। और जब ये स्पोरोजॉइट जो है वाला जो मॉस्किटो जो है वो किसी पर्सन को काटेगा और सैलाइवा सिक्रेट करेगा तो सैलाइवा के साथ ये भी उस पर्सन में चले जाएंगे और वापस ये साइकिल चलेगा। इसका मतलब ये पैथोजन दो होस्ट में अपना लाइफ स्पान करता है, ह्यूमन में और मॉस्किटो में। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज लेते हैं जो कि है अमीबाइसिस, और ये जो है एक प्रोटोजुआ से होने वाली डिजीज है, जैसे कि मलेरिया भी है। तो इसका पैथोजन जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है इसका पैथोजन है, और मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होती है, ये वेक्टर या कैरियर से फैलती है। और कौन है इसका कैरियर, हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो है इसके लिए मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर का काम करती है, जिससे ये बीमारी क्या करती है, ट्रांसमिट होती है। तो पैरासाइट जो होता है वो फीसेज में आ जाता है। कहां से आता है, फीसेज में। जो पेशेंट होगा उसकी जो फीकल मैटर होगा जो बाहर एक्सक्रिएट करेगा उसमें पैरासाइट होगा। हाउस फ्लाई पहले उस पे बैठती है और फिर या तो फूड आइटम्स पे या किसी जगह पर बैठ जाएगी और उन्हें अपन कंज्यूम कर ले तो अपन में भी ये बीमारी हो सकती है। तो बाई कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड इन्फेक्शन जो है फैलता है, और वो वाटर और फूड कॉन्टामिनेटेड किसकी वजह से होता है, हाउस फ्लाई की वजह से।
साइन और सिम्टम्स क्या है? पैथोजन इज पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, एब्डोमेन में पेन होगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, और जो स्टूल या जो एक्सक्रीटा अपन सिक्रेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस और ब्लड क्लॉट भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लड क्लॉट सीवियर केस में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स जो इस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अगेंस्ट काम करे, ऐसे का कंजप्शन किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि ये फूड आइटम से फैलती है और हाउस फ्लाई अगर अपने घरों के आसपास बहुत ज्यादा हो गई तो उससे फैलेगी, तो फूड और पर्सनल हाइजीन का अगर ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज अपन को स्टडी करनी है वो है एस्केरियासिस, और इसका पैथोजन जो है एस्केरिस, जो बेसिकली एक हेलमंथीज है। और कौन सा हेलमंथीज है? एसके हेलमंथीज है, जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर, ये बीमारी फैलती कैसी है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और फूड और वाटर किससे कॉन्टामिनेटेड होगा? क्या एस्केरिस से होगा? नहीं, उसके एग से होगा, और उनके कंजम्पशन की वजह से वो एग अपने अंदर चले जाएंगे और फिर अपन जो है बीमार हो जाएंगे। साइन और सिम्टम्स क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्क्यूलर पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, एनीमिया हो सकता है, और इंटेस्टाइनल पैसेज जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि ये हेलमंथीज है तो एंटी हेलमंथिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। और प्रिवेंशन क्या होगा? क्योंकि ये बीमारी जो है कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होती है, तो केयर ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन इस बीमारी को फैलने से क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आज की लास्ट डिजीज के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिजीज लेते हैं, जो कि है एलिफेंटाइटिस, या फिर इसे फिलेरियसिस भी कह सकते हैं। ये जो है डिजीज जो है किसकी वजह से फैलती है? वुचेरेरिया की वजह से फैलती है। उसकी दो स्पीसीज की वजह से ये हो सकती है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मेलाई। ठीक है, इसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसफर एक मॉस्किटो होता है जो इस बीमारी के पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सक करते समय इंसर्ट कर सकता है, और वो कौन होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये बीमारी के जो सिम्टम्स है वो एकदम सडनली नहीं देखने को मिलते, ये धीरे धीरे टाइम के बाद, काफी समय के बाद ये बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। जो इसका लार्वा स्टेज होती है वो काफी समय तक, पैथोजन का जो होता है वो काफी समय तक अपनी बॉडी में स्टे करता है, और फिर उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो पैथोजन होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, और स्पेशली लोअर लिम्स, बोले तो अपने पैर की जो लिम्स होती है उसकी लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, और धीरे धीरे वहां ग्रो करने की वजह से उसे ब्लॉक कर देगा। तो वहां जो लिम्फ का फ्लो होगा वो रुक जाएगा, धीरे धीरे वहां स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो लेग है वो बहुत ज्यादा फूल जाएगा। इसे क्या कहते हैं? एलिफेंट लाइक लिम्फ्स हो जाएगी, इसीलिए इसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं। जेनेटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं इससे। ठीक है, और भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं, पर जनरली लिम्स अफेक्ट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? डाई इथाइल कार्बेमेजाइन जो है ये एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि ये मॉस्किटो से फैलता है, तो मॉस्किटो जो कि वेक्टर है उसको एलिमिनेट करना है, उसे कंट्रोल करना है। उसके जो ब्रीडिंग जोन्स है जहां पर वो फैल सकता है, अपनी ब्रीडिंग साइकिल बढ़ाता है, लार्वा देता है, उसको अपन को क्या करना है? रेगुलेट करना। आप किस तरीके से करेंगे वो अभी अपन देखेंगे। नेक्स्ट डिजीज है रिंग वॉर्म, दाग खाज खुजली जो होती है उसी के बारे में। पैथोजन इसका फंगस होता है, और कौन कौन से जेनेरा से वो बिलोंग कर सकता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इनसे जो होता है, इनसे रिलेटेड जो भी फंगस होते हैं वो अपन में रिंग वॉर्म डिजीज फैला सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है? ये सॉइल से अपन में आ सकता है, जो यूज्ड थिंग होती है इन्फेक्टेड पर्सन की उससे अपन में आ सकता है, जैसे टॉवल्स वगैरह, कोम वगैरह। ठीक है, या उनके क्लोथ वगैरह, किसी चीज से आ सकता है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? जहां पर भी फंगस फैलते हैं वहां बेसिकली ड्राई हो जाता है वो एरिया, और इसके लिए मतलब ऐसे एकदम हार्ड सा हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या होता है? ऐसे पतली पतली सी पपड़ी बनने लगती है। ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प ऐसी जगह पर होगा।
इंटेंस ईचिंग होगी, बहुत ज्यादा खुजली होगी। हीट और मॉइस्चर हेल्प टू ग्रो। अब एक्चुअल में देखो फंगस तभी ग्रो कर सकता है जब उसे टेम्परेचर मिले और उसे बहुत सारा मॉइस्चर मिले। तो अपनी बॉडी के जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर इसके होने के चांसेस कम होते हैं। ये उन जगह पर होता है जहां पर स्वेट आता है और फिर वो आसानी से सूख ना पाए। तो जैसे स्किन फोल्ड्स होते हैं, यहां पर क्या लिखना है आपको, स्किन फोल्ड्स जो होते हैं वहां पर, जैसे ग्रोइन एरिया, टो के बीच में, या फिर नेल्स के जो नेल्स का नीचे का जो बॉटम होता है वहां पर, ऐसी जगह पर ये बीमारी क्या कर सकती है, फैल सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, अपन मार्केट में देखते हैं बहुत सारी एंटी फंगल क्रीम्स आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन क्या है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करेंगे। जो फंगस को ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए अनटच्ड जो है, जहां पर स्वेट ज्यादा इकट्ठी होती है, ऐसा नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल एलिमिनेट वेक्टर, मॉस्किटो एंड ब्रीडिंग प्लेस। अभी अपन ने बहुत सारी ऐसी बीमारी देखी, जैसे मलेरिया हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया, जो किसकी वजह से फैलती है, मॉस्किटो की वजह से। जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो वो सब मॉस्किटो की वजह से फैलती है। तो अगर मॉस्किटो को कंट्रोल किया जाए तो अपन इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या उसके मेथड है। तो पहले तो है अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा करने से रोकना। अपने आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा है तो उसे रोकना है या फिर उसे वहां से हटा लेना है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मतलब सोते समय ऐसी वो मच्छरदानी जो आती है, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है ताकि मॉस्किटो आपको काटे नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेज लाइक गेम्बूसिया, अगर अपने घर के आसपास कोई बहुत बड़ा सा पॉन्ड वगैरह है जहां पानी इकट्ठा ही रहता है और अपन उसको पूरा साफ नहीं कर सकते, तो उसमें फिश इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, गेम्बूसिया, जो मॉस्किटो के लार्वा को कंज्यूम करती है तो उनके नंबर को ग्रो नहीं करने देगी। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मॉस्किटो को मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोर्स और विंडोज जो होती है उसके ऊपर जाली जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि मॉस्किटो अपने घरों में एंटर ना करे। नेक्स्ट है डिजीज विच हैव बीन कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, ऐसी बीमारियों के नाम बताओ जो वैक्सीनेशन की वजह से कंप्लीटली इरेडिकेट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो कौन कौन सी है, पोलियो, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, निमोनिया, टिटनस, ठीक है, तो ये सारी है। तो इसी के साथ जो अपना आज का पार्ट था वो कंप्लीट करते हैं। इस पार्ट में जो है अपन ने हेल्थ और डिजीज के बारे में देखा और कुछ कॉमन डिजीज जो थी उसके बारे में स्टडी की। कुछ और भी डिजीज है जो अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जैसे एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।